Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं क्या आपसे बात करने वाली हूँ? Well, first of all, thank you so much for such a massive response on the workbook that I've launched yesterday. Within the span of 2 days, I couldn't even believe, मतलब मेरे पास इतनी queries आई हैं और इतने लोगों ने मुझसे workbook लिया है, तो thank you so much for your kind support and the trust you have built in me. Thank you so much. Now moving on to the important topic. मैं जो बात आज करने वाली हूँ वो अगेन रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने उसी से रिलेटेड वीडियो डाली थी. आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगी जो आप लोगों ने उस वीडियो के नीचे डाले हैं. जिन लोगों को ये वीडियो बहुत लंबी लग रही है या जिन लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो में, ये आपके लिए नहीं है. हर एक चीज़ आप लोगों के लिए नहीं होती है. जिसको इंटरेस्ट है रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में जानने के लिए, ऑफ कोर्स आप उस बारे में सुनना चाहेंगे, आप जानना चाहेंगे, तो हर एक चीज़ आपको, आप ये मत समझिए कि आप ही के लिए बनी है. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग, जो इतनी लंबी वीडियो है मैं उसको समझना नहीं चाहती, मैं उसको सुनना नहीं चाहती, बेटर स्किप द वीडियो. कोई कंपल्शन नहीं है, आप सुनेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ही सीखने को मिलेंगी. इट इज़ टोटली अप टू यू. नाउ आज मैं बात करूंगी रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में कि क्या आप ऑटो पायलट मोड में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्या रोबोटिक एफर्मेशन बाईपास करता है रेजिस्टेंस को? आज हम इसके बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज भी रोबोटिक एफर्मेशन से यहाँ आपको बताऊंगी लास्ट में वीडियो के, बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो यस, जो भी आपके रोबोटिक एफर्मेशंस होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं? वो एक रेपिटेटिव एफर्मेशंस होते हैं, रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे कि आप अपने माइंड को सैचुरेट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट के लिए. ठीक है, तो आपको भले लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या मतलब रोबोटिक एफर्मेशन को करने का मतलब यह है कि मैकेनिकली उस चीज़ को बस बोलते रहो, तो इससे क्या हमारा माइंड क्या वाकई में हमें अपनी डिज़ायर तक पहुंचाने में मदद करता है? क्या वो वाकई में हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है? क्या हमारे अंदर का जो इनबिल्ट रेजिस्टेंस है अपनी डिज़ायर को लेकर, क्या उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करता है और एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन को लेकर आता है? आज इस बारे में बात करेंगे. और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को सेंटर में रख के मैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी. तो जब मैं बात करती हूँ कि मैनिफेस्टिंग एनी डिज़ायर ऑन ऑटो पायलट, इसका मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को बिना किसी रेजिस्टेंस के, कॉन्स्टेंटली जो आपके अंदर रेजिस्टेंस चलता रहता है जिसको आप फाइट करते रहते हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के आप उस डिज़ायर्ड रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो. या किसी भी सेकंड थॉट को एक बार सेकंड गेस करने के बजाय आप डायरेक्टली उस स्टेट पर पहुंच सकते हो जहां आपको आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी एक्सेप्टेड फॉर्म में आप देखते हो और आपको ये लगता है कि यस, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ नो मोर एन इमेजिनेशन, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ माई लाइफ. ओके, नेविल गोडार्ड सर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर ने हमें ये सिखाया है कि मैनिफेस्टेशन हमेशा assuming a state of wish fulfilled, यानी assuming a state of consciousness, जहाँ पर आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी फुलफिल हो चुकी है. जब आप उस स्टेट में होते हैं, उस अजम्पशन में होते हैं, उस एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 3D में रिजल्ट आपको दिखाई देने लग जाता है. ये आपको बात समझ में आ गई. अब आपको ये जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ कैसे काम करता है वो समझने की बात है. देखिए, नेविल सर ने ना एक लाइन बहुत अच्छी कही है कि कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी. और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस. ओके, नेविल सर ने ये कहा है कि जब भी आप किसी चीज़ को कॉन्शियसली यानी अपनी अवेयरनेस को 3D में ना लगा के अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पर अगर आप लगाते हैं अपनी अवेयरनेस को, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है. माइंड आपका वही है. अब माइंड में जितने तरह के आपके ख्याल आते हैं, उन ख्यालों में अगर आप ज़्यादातर ख्याल जो 3D में चल रहे हैं उस पर रिएक्ट करने में लगा देते हैं या उसके बारे में सोचने में लगा देते हैं, तो ऑफकोर्स वही चीज़ों का क्रिएशन आप करते हैं. डोमिनेंट थॉट से ही आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है. अब ये टोटली आपके ऊपर है कि 24 आवर्स में आप डोमिनेंट थॉट किस चीज को बना रहे हैं. क्या आपका डोमिनेंट थॉट 3D के ऊपर स्टक है और आप 3D के ही सिचुएशन को बार बार सोचते हैं, समझते हैं और दिमाग में लगाते हैं और पूरा टाइम उसी के बारे में सोच के उसको एक डोमिनेंट
दर्जा दे देते हैं और जिसकी वजह से आप फर्दर और ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते चले जाते हैं। जब आपको ये पता है कि मेरे अंदर एक पावर है जो कॉन्शियसनेस की तरह है मेरे अंदर, अवेयरनेस की तरह है मेरे अंदर, और मैनिफेस्टेशन का रूल ये कहता है कि आपके माइंड में जिस भी चीज़ को सबसे ज़्यादा जगह आपने दे रखी है वही चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा आती चली जाएगी। तो कॉन्शियसनेस के थ्रू यानी अवेयरनेस के थ्रू आप अपने माइंड में उस थॉट को जगह देते हैं जो आप अपनी लाइफ में और चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द 3D, बजाय इसके कि आप 3D पर फोकस करें, अगर आप उस स्टेट को फोकस ज़्यादा करेंगे जहाँ पर आपकी ये डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, तो आपकी रियलिटी में उसी चीज़ का क्रिएशन होने लग जाएगा। दैट इज़ द मेन क्रक्स ओवर हेयर। ओके, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं लेकिन मेरे अंदर तो उस फुलफिलमेंट का एहसास मुझे होता ही नहीं है। देखिए, सिंपल सी मैं आपको एक सिंपल सा बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला समझा देती हूँ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि आपकी डिज़ायर क्या है। पहला पॉइंट, आपकी अवेयरनेस आपकी डिज़ायर के लिए क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दूसरे पॉइंट में अब आपको, क्योंकि वो डिज़ायर आपके अभी मन में चाहत के फॉर्म में है, अब आप उसको, नेवल गोडार्ड ये सर कहते हैं कि इसका फुलफिलमेंट इमेजिन करो। यानी अब आप उस स्टेट में जाओ जहाँ पर ये चीज़ आपको ऑलरेडी दिखाई दे गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। आप सैट्स कर सकते हैं, आप एफर्मेशन कर सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप आई रिमेंबर व्हेन वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंग्रेचुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ों को आपको बेहद इम्पोर्टेंस देनी है। सबकॉन्शियस माइंड 3 बातों से इम्प्रेस होता है: रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, रेपिटेशन ऑफ फीलिंग्स एंड रेपिटेशन ऑफ इमेजिनेशन। अगर ये तीनों एरियाज को आप एक ही डिज़ायर के लिए डेडिकेटेड लगाते हैं तो आपके माइंड में, जिस माइंडसेट से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है, आपके माइंड में इस अवेयरनेस के थ्रू, इस जागरूकता के थ्रू आपने किसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया? आपने उन थॉट्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी के तरफ चाहते हैं। आपने उन फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी में रह के महसूस करना चाहते हैं। आपने उस इमेजिनल सीन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जो प्रत्यक्ष तौर पे आप 4D रियलिटी में फ़िलहाल देख रहे हैं, लेकिन आप 3D रियलिटी में आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इन 3 फॉर्मेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिज़ायर को लेकर मैनिफेस्ट होने के लिए इम्प्रेस होता है। ये अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बाकी चीज़ें दिमाग में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से जो भी चीज़ आप ज़्यादा रिपीट करते हैं उसी चीज़ का क्रिएशन 3D में आपके दिखाई देता है। तो रोबोटिक एफर्मेशन बेसिकली उन सभी लोगों के लिए है जिनको फीलिंग का एहसास जनरली नहीं हो पाता है। वो कहीं ना कहीं 3D में इतना ज़्यादा स्टक रहते हैं या इतना ज़्यादा माइंड उनका प्रोग्राम्ड है 3D को रियलिटी मानने के लिए कि वो अपनी इमेजिनेशन में भी अपने ड्रीम को फुलफिल होता हुआ नहीं देख पाते, या देख पाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उस फीलिंग को मतलब रिटेन नहीं कर पाते, उसमें सस्टेन नहीं कर पाते उस स्टेट ऑफ माइंड में। उनके लिए रोबोटिक एफर्मेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक से आप जो अगले घंटे जो भी आप अपने माइंड में थॉट्स को कंट्रोल करके अपने माइंड में अफर्म कर रहे हैं चीज़ों को, या बोल के अफर्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस से आप अपने माइंड में उन थॉट्स को जगह दे रहे हैं रिपीटेशन से, जिन थॉट्स से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है, डिज़ायर्ड रियलिटी का क्रिएशन होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा रोबोटिक एफर्मेशन काम किस तरह से करता है। कि रेपिटेशन जो है वही इम्प्लांट करता है नए बिलीफ को आपके सबकॉन्शियस माइंड में अराउंड योर डिज़ायर। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से पता हो नेवल सर के टीचिंग्स के बारे में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो अब इस मोमेंट पे अगर आपका कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल माइंड जो है वो
चाहे जितना भी डाउट्स या रेजिडेंस या किसी भी तरह की नेगेटिविटी से भरा हुआ क्यों ना हो, रोबोटिक एफर्मेशन आपको मदद करते हैं ये डाउट्स और रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए, क्योंकि अब आपका फोकस कहाँ है, अब आपका इंटायर फोकस एक स्टेटमेंट पे है, और वो स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपकी ये डिज़ायर जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है, और इस स्टेटमेंट को आप कॉन्शियसली बार बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर रहे हैं। इसलिए ये रोबोटिक एफर्मेशन जो है वो काम करता है ना। जो रेजिस्टेंस है वो कब शो करता है, वो रेजिस्टेंस आपको कब लगता है कि नहीं भाई मुझे ये डिज़ायर का ना फुलफिलमेंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके मन में डाउट्स आते हैं, आपके मन में फियर्स आते हैं, आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन ऑलरेडी जगह बना के बैठा हुआ है जो आपको उसके डिज़ायर के इमेजिनल पार्ट में भी उसको पूरा होते हुए नहीं देखने को अलाउ करता है। ये जो मोमेंट है ना जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर के साथ अलाइंड नहीं है, आप अपनी डिज़ायर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये आपका लॉजिकल माइंड आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर नेवल सर एक सिंपल सी बात कहते हैं कि ये जो इमोशंस है ना ये आपकी ओल्ड मेंटल स्टेट से आपको होल्ड करने के लिए बैठे हुए हैं, जो आपको इस समय आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहे। ये आपका ओल्ड माइंडसेट है, ये आपकी ओल्ड माइंड की प्रोग्रामिंग है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड किसी भी लॉजिक या रीज़न को अंडरस्टैंड नहीं करता। जो सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करता है कि आप उसको फीड रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, यानी आप उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में। आप फीलिंग्स, एक ही तरह की फीलिंग्स, अगर वो हैप्पी फीलिंग्स हैं तो लगातार अगर आप हैप्पी फीलिंग्स को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट कर रहे हैं तो और ज़्यादा आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे जहाँ पर आप उसी फीलिंग को दोबारा महसूस करोगे और लगातार वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती चली जाएगी। सेम गोज फॉर योर थॉट्स। लगातार एक ही तरह के थॉट्स को अगर आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट्स के थ्रू आपकी नई रियलिटी का क्रिएशन करता है। वो थॉट्स नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, इससे सबकॉन्शियस माइंड को लेना देना नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इवन इमेजिनेशन प्लेज द सेम वे। उसका भी काम वैसे ही चलता है। जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करते हैं इमेजिनेशन में, उतना ही जल्दी सबकॉन्शियस माइंड ये बात समझ जाता है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट आई नीड टू क्रिएट इन माई 3D रियलिटी फॉर दिस पर्सन। वो साफ साफ इस फॉर्मेट पे काम करता है, ठीक है। और जैसे आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि रोबोटिक एफर्मेशन मेरे उस स्टेट के लिए है जहाँ पर मैं अपनी डिज़ायर का फुलफिलमेंट फील नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ पर मेरी डिज़ायर का फुलफिलमेंट मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कॉन्शियसली अपने फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के थॉट्स को मैं रिपीट करके रोबोटिक एफर्मेशन के थ्रू अपने रेजिस्टेंस को बाईपास करके, अपने लॉजिकल माइंड को बाईपास करके मैं सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट से इम्प्रेस कर सकती हूँ और अपनी मैनिफेस्टेशन को एफर्टलेस तरीके से, विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर, एफर्टलेस तरीके से मैं अपनी 3D रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आपको जो समझने की बात है वो ये है कि हर एक चीज़ जो रिपीट की जाती है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही रियलिटी का क्रिएशन करती है। रोबोटिक एफर्मेशन में अगर आप फीलिंग्स को डाल के अगर आप रोबोटिकली बोलते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट रियलिटी टू यू इन फास्टेस्ट मैनर, ठीक है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स को इंजेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं इस दौरान, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि रिपीटेशन अभी भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब कुछ थोड़े से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, अमित कुमार का क्वेश्चन है, दी 16 आवर्स एक दिन में करना है या कुछ दिनों में बता दो। आप 16 आवर्स एक दिन में करना चाहें एक दिन में करें। जब एक दिन में आप करते हैं ना, एक तो आपका टाइम बचता है क्योंकि आप एक ही दिन डेडिकेटेडली ये काम कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपका माइंड ना बिल्कुल इंटायरली फोकस्ड होके एक प्रोजेक्ट पे लग जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 16 आवर्स एक दिन में डिवोट कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बाई चांस यू आर वर्किंग, यू आर स्टक समवेयर, यू ऑलरेडी हैव प्रायर एंगेजमेंट्स, तो आप उसमें ये काम कर सकते हो कि उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब मैं ये कहूँगी कि 2 आवर्स
आपने एक बार किया, मॉर्निंग में कर लिया, फिर आफ्टरनून में आपने 2 घंटे दोबारा कर लिए, फिर इवनिंग में 2 घंटे दोबारा कर लिए, फिर रात को आपने दोबारा कर लिया। लेकिन कोशिश करके जितना ज़्यादा और जितना कंटिन्यूसली आप रोबोटिक एफर्मेशन को टाइम देंगे ना, उतना जल्दी आप सैचुरेशन फील करेंगे। ठीक है, तो ये टोटली आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। मैंने 16 आवर्स किया था तो ये मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको ब्रेक करके करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली अप टू यू। क्वेश्चन लेते हैं GKM51 का। मैम, माई एफर्मेशन इज 4 लाइन एफर्मेशन, इज इट राइट और रॉन्ग, प्लीज रिप्लाई। मैं कहूँगी कि 4 लाइन का मतलब टोटली अप टू यू। अगेन देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये 4 लाइन के एफर्मेशन को बार बार लगातार रिपीट करने में, तो ये आपकी कन्वीनियंस है, क्योंकि हर कोई पर्सन इतने रेपिटेशन जब उसको करना है 16 घंटे के लिए, तो 4 लाइन का बहुत लंबा हो जाता है। मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप 4 लाइन को छोटा करके आप मैक्सिमम 2 लाइन्स का मैक्सिमम, मतलब होना तो ये चाहिए कि एक ही लाइन रखिए आप जिसमें आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का एहसास आपको हो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट आप बनाइए। लेकिन अगर आप उसमें 4 चीज़ें और ऐड करना चाह रहे हैं तब भी मैक्सिमम 2 लाइन्स का बना के रखिए। ज़्यादा अगर लंबा रखेंगे तो रिपीट कम होगा तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से इम्प्रेस नहीं होगा। तो इसका सीधा फंडा ये है कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर जो है वो आपके पास आएगी, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रीप्रोग्राम कर लेगा अपने आप के लिए। तो छोटा रखिए, इंटरेस्टिंग रखिए एफर्मेशन, और एक जो खास बात है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के बारे में होना चाहिए, उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है BDDS का। आई विल डू इट डेफिनेटली। क्या मैं ज़ोर से नहीं बोल के कभी कभी मन में अफर्म कर सकती हूँ क्योंकि आसपास लोग होते हैं, बिकॉज मैं PG में रहती हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मन में अफर्म कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर, वैसे मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो चीज़ आप फिजिकल फॉर्म में करने लग जाते हैं ना, जैसे अगर आप इमेजिनल सीन को अभी तक देख रहे थे, जैसे उस इमेजिनल सीन को आपने स्क्रिप्ट कर लिया तो वो एक ठोस सबूत हो जाता है आपके लॉजिकल माइंड के लिए कि ये जो आपने देखा ना ये एक्चुअली हुआ है, क्योंकि अब आप उसको प्रत्यक्ष तौर पे आंखों से देख पा रहे हैं। अपनी सेंस ऑफ साइट, जो आपका लॉजिकल माइंड है, वो एविडेंस मांगता है ना कि 5 सेंसेस से जो मुझे एविडेंस मिल रहा है उसमें रियलिटी क्या दिखा रही है। तो उसमें अगर आपने उसको अपने हाथों से फिजिकली उस सीन को लिख लिया तो एक सॉलिड प्रूफ हो जाता है आपके लॉजिकल माइंड के लिए कि हाँ, ये जो बात अभी तक हो रही थी मन में ये एक्चुअली सच्चाई है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में उसको दिख गया है। तो मैं यही कहूँगी कि मन में ना बोल के अगर आप धीरे धीरे भी अगर उस चीज़ को मतलब विस्परिंग मेथड के तौर पे, मतलब विस्पर करके भी अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आप करिए, लेकिन कोशिश करके अपनी फिजिकल एनर्जी थोड़ी सी लगाइए, क्योंकि उसमें ना आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा यस आई एम डूइंग इट एंड आई एम वर्थ इट एंड आई एम पुटिंग एन एफर्ट टू गेट दिस थिंग डन। तो आपको मज़ा आएगा ये चीज़ करने के लिए। ठीक है, रोहित शारदे का भी यही क्वेश्चन है कि मन में बोलना है या बाहर आवाज़ आनी चाहिए। देखिए, मैंने जैसा बताया, इस बात को मुद्दा मत बनाइए कि मुंह से बोलना ज़रूरी है या मन में ही करना ज़रूरी है। कितनी बार आप चीज़ों को मन में करते हैं, आपका लॉजिकल माइंड बीच में इंटरफेयर कर ही देता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मन में बोल के ही मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मेन फोकस रिपीटेशन पे रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वाले आंसर में आपको बता दिया है। ये आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपको बोलना ज़्यादा पसंद है, आपको अफर्म करते हुए मज़ा आ रहा है, तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि मैं इस चीज़ को बोलते बोलते करूं। और अगर आपको लगता है नहीं, दिस इज समथिंग जो मैं मन में भी करके फोकस्ड तरीके से बिल्कुल शार्प, लेजर शार्प फोकस करके कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है रियल लाइफ 789 का। मैम, जब रिजल्ट आएगा रोबोटिक एफर्मेशन का तो प्लीज़ हम लोगों से ज़रूर शेयर करना, मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। वेल, मैं आपको रिजल्ट बता ही देती हूँ। ये जो सारा चैलेंज लिया था ये करियर को बूस्ट करने के लिए लिया था। मतलब आई हैव अ सेट गोल कि मुझे लाइफ में ये, करियर में ये अचीव करना है, तो उस डायरेक्शन में मुझे बहुत सारे मूवमेंट दिखाई देने लगे हैं। बी इट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2-3 दिन के अंदर ही मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आने लग गए, लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी, दे वांट टू नो अबाउट माय सर्विसेज, दे वांट टू गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई प्रोवाइड एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन माय ओवरऑल 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम। चाहे मैं इधर अपने मैनिफेस्टेशन करियर के बारे में बात करूं, चाहे मैं डिजिटल जो मेरा दूसरा करियर है मैं उसके बारे में बात करूं, हर जगह से मुझे इस चीज़ में
मूवमेंट मैसिव तौर पे दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट दैट कि बस अभी थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ उसके बाद आप निश्चिंत होकर बैठ गए, अरे अब कुछ नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट विच आई एम सीइंग। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ। हाउएवर मेरा एक पर्टिकुलर गोल है, जिस दिन वो अचीव होगा उस दिन मैं एक डेडिकेटेड वीडियो, और वो लंबी होगी, मैं अभी वार्निंग दे रही हूँ आपको, जो लोग मेरी लंबी वीडियो पसंद नहीं करते, वो वीडियो जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली मेरा एफर्मेशन क्या था, मेरा गोल क्या था, और फाइनली वो जिस दिन पूरा हुआ उस दिन मुझे कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इज़ इट कंपल्सरी टू डू इट 16 आवर्स एफर्मेशन इन 24 आवर्स? ये भानु जैन ने क्वेश्चन पूछा है। नहीं, ऐसा नहीं है भानु जी, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि आप इसको चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो पहली प्रायोरिटी अपनी यही रखिए कि मैक्सिमम टाइम डेडिकेटेडली मैं इस एफर्मेशन को दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं अंजलि राय का, मैम रोबोटिक एफर्मेशन करना ज़रूरी है क्या 16 आवर्स? रोबोटिक एफर्मेशन करने के लिए मिनिमम टाइम क्या रख सकते हैं? ये अगेन अंजलि जी आपके ऊपर है। देखिए इस चीज़ को ना टाइम लिमिटेड मत रखिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं मुझे, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक नेबल सर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उन्होंने बाकायदा 16 आवर्स नॉन स्टॉप इस चीज़ को किया था, हेंस ही गॉट द रिजल्ट, और इसलिए ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए 16 आवर्स बहुत लंबा टाइम है तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको हो सकता है 16 आवर्स ना करके आप लगातार इसको एवरीडे 1 आवर कर रहे हैं, टोटली अप टू यू। रिजल्ट तब भी आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगा के आए, लेकिन रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपका प्राइमरी फोकस रेपिटेशन पे होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ आवर्स पे। ओके, अगला क्वेश्चन है अबनी थांकी का, रोबोटिक एफर्मेशन का रिजल्ट कितने टाइम में मिलता है मैम? ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम इज़ एन इल्यूजन। टाइम सिर्फ 3D रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। 4D रियलिटी में आपकी वो डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है द मोमेंट यू हैव इमेजिन्ड योर फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर, ठीक है। और इससे रिलेटेड अब क्योंकि यहाँ बात टाइम की हुई है तो मैं एक जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं यहाँ आपसे शेयर कर देती हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने रोबोटिक एफर्मेशन डे बिफोर येस्टरडे, ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि कब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी और कब उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया था। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ था, और उन्होंने 16 आवर्स का जो चैलेंज लिया था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिया था कि उनका चैनल जो है यूट्यूब चैनल वो मोनेटाइज हो जाए। ये उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया अपना टाइमलाइन कि देखिए मैं इतने इतने घंटे इस चीज़ को अफर्म करूँगी। अगले ही दिन शाम को उनका मैसेज मेरे पास रात को करीब 8 बजे आया कि मैम मेरे पास मेल आ गया चैनल के मोनेटाइजेशन का। मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतना जल्दी काम करता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप जब इस चीज़ को करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो आपका माइंड है वो कितनी जल्दी सैचुरेट हो गया है और कितनी खुशी का आपको अंदर से एहसास हो रहा है, और आपको रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलने लग जाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं और कितना उस चीज़ में फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं ईशा का, जो कहती हैं कि एक बात बताओ, रोबोटिक एफर्मेशन हिंदी में सुने कि इंग्लिश में? क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश समझ आती है बट अपनापन नहीं लगता, प्लीज़ रिप्लाई। जिसमें भी आपको अपनापन लगता है, देखिए बात समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बात को कन्वे करने का। अगर आपको अपनापन लगता हिंदी में है देन बेटर डू इट इन हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कहता है कि नहीं मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो मुझे दूसरी लैंग्वेज में समझाओ, ऐसा नहीं कह रहा है वो। बात सिर्फ इतनी है कि आप रिपीट क्या कर रहे हैं, ठीक है, और रिपीट कितनी बार कर रहे हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में रिपीट करें बिल्कुल ठीक है, आपका अपनापन उसमें होना चाहिए, आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का एहसास होना चाहिए, आपको वो एफर्मेशन अपने अपने माइंड से निकला हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ायर आपको दिखाई दे रही है पूरी होते हुई, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तब आप इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं और तब ये एफर्मेशन कर रहे हैं। आपको ये फीलिंग का एहसास होना चाहिए, फोकस इस पर रखिए, लैंग्वेज पर फोकस मत रखिए, ठीक है। आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है चिराग मेहता का, मैम वॉक करते करते इमेजिनेशन कैसे कर रहे थे आप? इमेजिनेशन का मतलब यहाँ ये था कि मेरा जो इमेजिनल सीन
सीन था जिसमें मैं अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को होता हुआ देख रही थी, उसको मैं डे ड्रीम कर रही थी। वाइल वॉकिंग एंड वाइल अफर्मिंग आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट सीन। मैं बार बार उसी सीन के बारे में सोच रही थी, बार बार वो सारे एलिमेंट्स ऑफ दैट सीन को मैं इक्वल लेवल पे रख के मैं उसको डे ड्रीम कर रही थी कि अच्छा ये देखा था मैंने, देखो यही हुआ था, यही एग्जैक्टली हुआ था, और इसीलिए भी ये एफर्मेशन जो है ये मैं बोल रही हूँ। ये आपको आपके एफर्मेशन से भी कनेक्ट करेगा, आपके अंदर वो फीलिंग का भी एहसास आएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको एक स्पार्क ऑफ हैप्पीनेस ना कंटिन्यूसली फील होती रहेगी जब जब आप इस चीज़ को लगातार इमेजिन मतलब डे ड्रीम करते करते अफर्म करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। सो आई होप ये सारी की सारी वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो यहाँ पूछे गए थे उनके सब जवाब मैंने दे दिए, आपको एक सक्सेस स्टोरी भी सुना दी, अपनी भी सक्सेस स्टोरी सुना दी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। अगर जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरा नेचर है किसी भी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट इलैबोरेट करने का, तो वीडियो लंबी होती है। अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चीज़ को बार बार पिन पॉइंट करके मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा दिस इज़ हु आई एम। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है, आपको उतनी इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, उतनी ही ओपिनियन को आपकी वैल्यू दी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो अहेड एंड अनसब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स नॉट एन इशू, नो हार्ड फीलिंग्स, नो ग्रजेस, नथिंग लाइक दैट। बट थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। सामने अगर कोई पर्सन आपको किसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है तो उस एक्सप्लेनेशन के पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शायद आपके ही बेनिफिट के लिए बताए जा रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो सुनने के बाद आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा रोबोटिक एफर्मेशन को करने का। तो दैट्स इट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहती हूँ। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं मेरे बिजनेस व्हाट्सएप नंबर पे रिगार्डिंग द वर्कबुक और रिगार्डिंग द DM कोचिंग, ओके, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट बार्गेनिंग विद मी। ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन एक कोच के लिए हो जाती है, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मुझसे आके मैम ये देख लीजिए, मैम वो देख लीजिए। आपके लिए अगर डिस्काउंट होगा तो सभी के लिए होगा। अगर आपके लिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मैं हर एक चीज़ को निकालती हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, तो जो मेरी मेहनत है उसको भी आप रिस्पेक्ट करिए। प्लीज़ मुझसे किसी भी चीज़ को लेकर बार्गेन मत कीजिए, वो बहुत बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है और बहुत चीप लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स दैट इफ़ यू रियली लाइक कि आपको वर्कबुक चाहिए, आपको प्राइस समझ में आता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, देन प्लीज़ गिव मी द गो हेड कि हाँ मैं इस चीज़ को परचेज़ करना चाहती हूँ। लेकिन अगर कोई प्राइस में वेरिएशन आएगा या अगर कोई डिस्काउंट आपको दिया जाएगा तो वो सभी के लिए होगा, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होगा। मेरे लिए सब एक बराबर हैं, सभी के लिए होगा वो, ठीक है। तो दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट विच आई वॉन्टेड टू मेक बिफोर लीविंग यू गाइज। और अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।